हेलो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। आप पीछे पड़े होंगे आर्टिकल 123 तक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल 124 से लेकर 151 तक। ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 124 में है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना सुप्रीम कोर्ट। तो 124 हमको क्या बता रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। आर्टिकल 124 बता रहा है। आपको बता दें कि सबसे पुराना कोर्ट कौन है। भारत में सबसे पुराना कोर्ट कौन है? हैं? हाई कोर्ट। तो सबसे पुराना कोर्ट कहाँ बना था? तो भारत में कोलकाता में सबसे पुराना कोर्ट बना था। आप ध्यान दीजिएगा, अब भारत का पहला राजधानी कोलकाता ही था। मेरा ध्यान दीजिएगा, 124 प्लस 124 प्लस 90 इसका जो 214 क्या है? हाई कोर्ट की गणन है। तो हाई कोर्ट की गणन किस में है? तो 214 में, 214 में। आगे दीजिए, देखिएगा कि यहाँ पे दिया गया है 125, 125 दिया गया है। तो जो जजों के वेतन, मतलब 125 में क्या है? जजों के वेतन। क्या है? जजों के वेतन 125 में है, जजों के वेतन। आगे देखिएगा 126 में, आर्टिकल 126 हमें क्या बता रहा है? कार्यकारी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है ना, उनके बारे में बता रहा है। कौन? आर्टिकल 126 किसके बारे में बता रहा है? ये कार्यकारी, कार्यकारी जो कार्य में है, अब वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बता रहा है? 126। अब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। आपको कोर्ट के स्थापना भी हो गया, कार्यकारी भी हो गया, आर्टिकल के पूछ देता है। यहाँ पे 127 लेके चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। मतलब कि तदर्थ न्यायाधीशों का नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के किस आर्टिकल के तहत? तो 127 आर्टिकल के तहत जो भी है तदर्थ नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। आर्टिकल 127 में बताया गया है। किस में बताया गया है? 127 में, 127 में बताया गया है यह। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 128 हमें यह कहता है कि जब एडी एडी को शॉर्ट नेम है हेक, HEC, जज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जब जज नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कहूँ भी चले जाते हैं, चाहे कोई कारणवश नहीं आ पाते हैं उस समय, तो सेवानिवृत्त जज को लाया जाता है। मतलब जो सेवा में कराए तर्थ है, जो किराए में हैं, उनको लाया जाता है। जैसे कि कोई जज नहीं आ पाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके जगह पर दूसरे जज को लाया जाता है कार्य करने के लिए। यही ध्यान 128 में, जब मेन जज नहीं होंगे तो दूसरे जज के लाकर कार्रवाई होगा, कार्य होगा, कोर्ट का काम आगे बढ़ाया जाएगा। यही आगे देखिएगा कि 129 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। कौन घोषित करता है? न्यायालय घोषित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। समझे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 130 आपको यह कहता है सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित है। मतलब कि यह ना, जो भी स्थान है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, दिल्ली में है ना, है तो उस स्थान से संबंधित है, उस स्थान से संबंधित है। 130 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से। कोई भी पूछेगा 130 से आर्टिकल किससे संबंधित है, तो उस सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित है। आगे देखिएगा 131 आपको यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। मतलब कि जो भी 131 में 131 हमें यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता, मूल अधिकार जो भी है उनके बारे में बताता है। क्या क्या मूल अधिकार है?
यहाँ पे 132 देखिएगा, HC मतलब हाई कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार अधिकार मतलब 132 यह बताता है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। जैसे कि हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो देखते हैं कि हाई कोर्ट में कोई हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में हम अर्जी लगाएंगे। तो यह अधिकार के 132 में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 132 में दिया गया है। यहाँ देखिएगा कि 137 न्यायिकी को अपने ही सुनाए गए फैसले या आदेशों की, ध्यान दीजिएगा, आदेशों की समीक्षा करने का शक्ति है। मतलब कि न्यायालय को अपने फैसले सुनाए गए उसको से क्या कहते हैं, समीक्षा करना चाहे शक्ति से देखना उनको अधिकार है। आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति है, उसको समीक्षा दोबारा देखने की शक्ति है, वह प्रदान करता है आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 आपको क्या कहता है कि उच्च न्यायालय अपना कोई भी फैसला सुनाता है उस पर दोबारा वह कार्रवाई दोबारा सुनकर कर सकता है। सिंपल में समझे। यहाँ पे 139 आपको यह बताता है कि मूल अधिकार के अलावे किसी अन्य मामले में रीट निकालना नहीं है। देखिए, तो मूल अधिकार के अलावे कोई मामला में रीट जारी नहीं कर सकता है। क्या नहीं करता? आर्टिकल 139 क्या कहता है कि मूल अधिकार के अलावे कोई भी मामला में रीट जारी नहीं किया जा सकता है। आपको आर्टिकल 139 कहता है। 141 आपको यह कहता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय सभी अधिकारी तथा सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी अधिकारी या सभी जो भी है, नागरिक हो चाहे अधिकारी हो चाहे जो भी है, उनके लिए बाध्य है। कोई उस पर वो नहीं लगा, खाली एक ये क्या नाम है, राष्ट्रपति को छोड़कर। राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के बात को बाध्य कर सकेंगे, रोक सकेंगे, उस पर दोबारा जांच बैठा सकेंगे, लेकिन उस पर भी कार्रवाई होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 143 आपको क्या बता रहा है। 143 ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति अपना कोई ऐसा कोई काम पड़ा चाहे कुछ है कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 143 में क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये ध्यान रखिए, 143 में गए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिए, ऐसे याद रखिएगा तो याद भी हो जाएगा। आगे देखिएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कि वो माना नहीं कर सकते, किसी प्रकार के उनको बंधन नहीं है कि तो भाई हम आपको सलाह नहीं दे सकते, हम इस कानून के तहत हम बंधे हुए नहीं, वो सलाह दे सकते हैं। और राष्ट्रपति भी सलाह मानने योग्य बाध्य नहीं है। तो कोई भी बात सलाह नहीं मानने योग्य वो बाध्य नहीं है कि हम आप ये सलाह दे रहे हैं, हम मेरे नियम के खिलाफ है, वो बाध्य नहीं है। 148 हमको यह बता रहा है कि इसमें भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। इसमें नियंत्रण एवं महालेखा मतलब 148 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। एक महालेखा परीक्षक किस में, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस में है, तो 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पद का चर्चा है। मतलब कि इसमें पद का भी चर्चा नीचे दिया गया है, सॉरी ध्यान में नहीं, नीचे नहीं दिखे, इसमें पद का चर्चा है। आगे देखिएगा 149 क्या कहता है इसमें, तो इसमें CAG की शक्ति की चर्चा है। CAG के शक्ति की चर्चा, किसका चर्चा है, शक्ति की चर्चा है CAG की। तो CAG का फुल फॉर्म क्या बता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। मतलब नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की चर्चा किस में है, 149 में है। 149 में 150 पे आप ध्यान दीजिएगा, CAG केंद्र तथा राज्य दोनों के
खातों को इसके रखने के तरीके और प्रारूप संबंधित है। मतलब कि सीएजी केंद्र तथा राज्य दोनों के खातों को रखने के तरीके और प्रारूप संबंधित है। तो सीएजी 150 में क्या कहता है कि सीएजी है ना, केंद्र और राज्य के तरीकों को रखने के प्रारूप है। आगे देखिएगा यहाँ पे 151 आपको यह बताता है, सीएजी केंद्र तथा राज्य की जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। मतलब कि सीएजी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वह जो भी केंद्र के राज्यों के जांच हुआ है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर देंगे। आर्टिकल 151 यह हमको बताता है। सीएजी टैग सिंपल सी बात, केंद्र और राज्य के जो भी जांच होता है वो राष्ट्रपति को कौन पहुंचाता है? सीएजी है। किस में? 151 में है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 151 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों का चैप्टर 151 तक कंप्लीट हो चुका है। भाग 5 में आया था, भाग पूरा 5 में है, ये याद रखिएगा। ये टोटल भाग 5 में है, भाग 5 में है, भाग 5 में है टोटल। ये 151 तक भाग 5 में था। तो आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, भाग 6, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसको क्या कहते हैं, इसमें से और भी चुन चुन के जो भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वह निकालते हैं, किसे आगे चल के एग्जाम में जो आए वही ज़्यादा वो नहीं हो कि हाँ एग्जाम में आएगा 2 गो पढ़ा दिए 500 वो बड़ा नहीं। हाँ लेकिन ये है कि एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन अगर पकड़ने के लिए टोटल पढ़ना होगा, टोटल अध्ययन करना होगा। जब आप अध्ययन करेंगे टोटल तो इतना दिमाग में रहेगा कि हाँ ये इसमें नहीं था चाहे वो उसमें नहीं था। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्थापना कब हुआ था। तो अब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना तो आपको पता हो गया है 124 में हुआ था, है 124 आर्टिकल कहता है स्थापना के बारे में। तो आपको ये आगे पढ़िएगा तो आप कोई में आएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसमें था। तो आप तो काट दीजिएगा, नहीं हमको ध्यान में है कि 124 में है। तो इसीलिए आपको पूरा सही से अध्ययन करिएगा तभी आप इसे पकड़ाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ाएगा। स्टैटिक्स से अधिकतर क्वेश्चन आता है, अधिकतर नहीं मिनिमम क्वेश्चन आता ही आता है। स्टैटिक्स हो गया है, इसमें स्टैटिक्स में एक आर्टिकल है, और भी चैप्टर हम चालू करने वाले हैं जो कि जाति जनगणना हो गया, जाति जनगणना के भी बारे में वह भी चालू करेंगे। एक और मोस्ट क्वेश्चन है क्या ना, ये है जनजाति के बारे में है, भूगोल के बारे में है, इस सब के बारे में है। तो यहाँ तक आप वीडियो देख लीजिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।